जी हाँ, तो लौट के नीतीश लालू संग आए, लौट के नीतीश लालू संग आए और नीतीश ने अपनी सरकार का तख्ता पलट कर दिया और अब वो तेजस्वी के साथ बिहार में महागठबंधन पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। ये महागठबंधन पार्ट 2 बनने जा रहा है। देखिए, दो तस्वीर आपको दिखाते हैं, पूरी पिक्चर जो है वो साफ हो जाएगी। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा। ईद पर मिलन, मुहर्रम पर महागठबंधन। ईद पर मिलन हुआ था और मुहर्रम पर महागठबंधन हो गया। जब ईद के दिन नीतीश अचानक लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे, तेजस्वी यादव से गले मिले, ये तस्वीरें याद करिए, ईद के दिन आई थी। ईद पर मिलन हुआ और मुहर्रम पर महागठबंधन हो गया। अब आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरह से इसको देख सकते हैं, लेकिन ये ईद पर मिलन हुआ था और आज मुहर्रम में, मुहर्रम पर महागठबंधन। देखिए, बीजेपी को 440 वोट का झटका दे दिया आज और आरजेडी के साथ लौट आए हैं। ईद से मुहर्रम तक होने वाले इस बदलाव का अंदाजा लालू परिवार को काफी पहले था। याद करिए, उस वक्त ही जनवरी में तेज प्रताप यादव ने कह दिया था कि बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी। स्क्रिप्ट तभी से लिखी जा रही थी क्योंकि उनकी नीतीश से गुप्त वार्ता हुई है। तेज प्रताप यादव ने दावा कर दिया था और तेज प्रताप यादव ने यह दावा इफ्तार पार्टी के बाद किया था। ईद पर मिलन हुआ, मुहर्रम पर यह महागठबंधन हो गया है, महागठबंधन पार्ट 2। और इस दावे से पहले तेजस्वी लगातार नीतीश को पलटू चाचा कहा करते थे। पलटू चाचा, हम आज इसलिए पूछ रहे हैं कि तेजस्वी को पलटू चाचा कबूल है। नीतीश पर आरोप लगाया करते थे कि शराबबंदी के नाम पर पलटू चाचा अपनी पॉकेट भर रहे हैं। ये सब कुछ आरोप थे, बहुत तल्ख। अब तेजस्वी नीतीश के लिए क्या क्या कहा करते थे, उसका एक छोटा सा रिकैप आपके लिए तैयार किया, एक बार देखिए आप। आपको तकलीफ है अपने चाचा को देखकर। तरस आता है, तरस इस बात का आता है कि बेचारे चाचा का हाथ पहियों ने क्या हाल बना रखा है। पलटू चाचा हमारे बोलते थे बीजेपी का मतलब है बढ़ता झूठा पार्टी। आज सृजन डर से, सृजन घोटाले के डर से और लालच से बीजेपी ने पलटी मारने का काम किया और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। जब हमारे पिताजी ने भाजपा से आरएसएस से समझौता नहीं किया, विचार का सौदा नहीं किया, तो उनका खून भी मेरे अंदर है। जीते जी हम भी सौदा नहीं करेंगे। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं। देखिए, सिर्फ तेजस्वी आरजेडी ही नहीं, खुद लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था। वो तस्वीर अगर हम दिखा दें, देखिए आप इस ट्वीट को एक बार फुल स्क्रीन पर, ये ट्वीट दिखा दीजिए। पढ़ना भी नहीं चाहिए वैसे, क्या उन्होंने लिखा था, नीतीश सांप है। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है, वैसे नीतीश भी केंचुल छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है किसी को शक। ये लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किया था नीतीश कुमार के लिए। अब फिर से लालटेन युग में बिहार, फिर से महागठबंधन पार्ट 2, और ऐसी बात शायद उनके समर्थकों को भी ने, अब ये यादें होती हैं इसलिए बताना जरूरी होता है। देखिए, अब इस एनालिसिस को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तस्वीर आपको याद है। एक ये सच ये भी है कि 2020 के बिहार चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी। तीसरे नंबर की जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी। बावजूद इसके एनडीए में जब सरकार बनी तो बीजेपी ने तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया। खुद बीजेपी की जो सीटें थी वो उसके मुकाबले 74 सीटें, बीजेपी के पास 74 सीटें थी 67% वोट के साथ, और जेडीयू के पास थी 45 सीटें 39% वोट के साथ। तो 74 सीट वाली पार्टी ने 45 सीट वाली पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जेडीयू को 45, फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी ने बनाया। कहा यह तक जाता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ने जमकर ब्रांड मोदी का फायदा उठाया और डबल इंजन के नाम पर वोट हासिल किए। बीजेपी के नाम पर ब्रांड मोदी का फायदा उठाया, ब्रांड मोदी के नाम पर वोट हासिल किए, फिर मोदी सरकार, फिर सरकार बनते ही मोदी को धन्यवाद भी किया था। ये ट्वीट भी एक बार दिखा दीजिए, याददाश्त जो है ताजा होनी चाहिए। एक बार फुल स्क्रीन पर ये ट्वीट, ये तब का ट्वीट है जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा था, क्योंकि वो भी जानते थे कि ब्रांड मोदी की वजह से उन्होंने जीत हासिल करी है। भाई 2020 के विधानसभा चुनाव एंटी इनकम्बेंसी थी, मोदी फैक्टर था, इतना बड़ा मोदी फैक्टर था और उसकी वजह से उन्होंने जीत हासिल करी। उसके बावजूद उनके 45 आगे, वरना वो अकेले लड़ते तो क्या हाल होता। उन्होंने किया कि जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया
शब्दों को सुनिएगा। एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। 20 महीने में ही पलटी मार ली, ये ट्वीट नीतीश कुमार का। 20 महीने में पलटी मार ली और अब फिर से 2022 में एक बार फिर लालटेन युग आने वाला है। सवाल ये है, कुछ सवाल हैं आज हम जो उठाने जा रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे। फिर हम डिबेट शुरू करेंगे कि पहला सवाल है कि तेजस्वी को उनके पलटू चाचा कबूल है क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, नीतीश बीजेपी गठबंधन टूटना क्या वाकई जनादेश का अपमान है? सवाल नंबर 3, क्या गारंटी कि नीतीश फिर से पलट नहीं जाएंगे? सवाल नंबर 4, बिहार में महागठबंधन पार्ट 2 की उम्र अब कितनी है? सवाल नंबर 5, 2024 में विपक्ष का चेहरा क्या नीतीश कुमार होंगे? सवाल नंबर 6, बार बार पलटने वाले नीतीश क्या पीएम मटेरियल हैं? और नीतीश का नेतृत्व राहुल ममता को कबूल होगा क्या? ये बड़ा सवाल। और मुस्लिम वोटर्स के लिए बीजेपी से क्या ये ब्रेकअप किया गया है? तेजस्वी को उनके पलटू चाचा क्या कबूल हैं? ये तमाम सवाल इसी पर डिबेट करेंगे। क्या बिहार में फिर से लालटेन युग की वापसी हो गई है? यही अभी रविशंकर प्रसाद की तरफ से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह आरोप लगाया गया कि जेडीयू उसी खौफ वाले माहौल में बिहार को झोंकने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार लालटेन युग खौफ वाला जो मामला था, जो दौर था, उसमें वापसी की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है स्टूडियो में। मेरे साथ आपको बता दें 3 खास मेहमान। अवधेश कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट है। अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। स्टूडियो में मेरे साथ है, मेरे साथ नीरज मिश्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पैनल एक बार दिखा दीजिए भाई ताकि सबको इंट्रोड्यूस किया जा सके। प्रोफेसर विशाल मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विशाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। बाहर से मेरे साथ राकेश भट्ट हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। नवल किशोर यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। और अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? आपसे शुरू करना है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी। जी अभिषेक जी, बीजेपी ने आपको कमजोर किया? देखिए, ये बात तो पूरे बिहार की जनता जानती है कि हमारी पार्टी के खिलाफ 2020 के विधानसभा के चुनाव में षड्यंत्र हुआ। चिराग मॉडल की स्थापना की गई ताकि हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार दिए जा सके। उन उम्मीदवारों के सामने ऐसे उम्मीदवारों को लाया गया जो विभिन्न पार्टियों से आयातित थे। वोट कटवा की भूमिका निभाई गई और उसके बाद आपके सामने नतीजे आए कि हमारे बहुत सारे उम्मीदवार उस चुनाव में हार गए। और यह जो तीसरे नंबर की पार्टी लोग हमेशा संबोधित करते हैं, अगर आप इसकी तह तक जाएं या एनालिसिस करें तो आप समझ पाएंगे कि चूंकि एक नेगेटिव पॉलिटिक्स हुई थी एलजेपी की तरफ से, चिराग पासवान जी की तरफ से। भाई बीजेपी ने कैसे कमजोर किया ये समझा दीजिए अगर आप। बीजेपी ने कैसे कमजोर किया अभिषेक भाई? आपने सुना होगा, अमन जी आपने सुना होगा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब राजभवन से बाहर निकले उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में और बाकी सारी दिक्कतें जो भी बातें हुई है हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिलसिलेवार तरीके से नहीं, आप लोगों के सामने मुखातिब होकर सारी बातों को रखेंगे। नहीं अभिषेक जी, आप भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अगर बता पाए, आपने भी महसूस किया होगा 20 महीने में, क्योंकि रविशंकर प्रसाद करें बीजेपी ने नहीं, बिहार की जनता ने आप लोगों को कमजोर किया। इसमें बीजेपी की क्या गलती? आप लोग जो हैं, आप जो जेडीयू है 115 पर लड़ी थी, 45 सीटें जीती थी, 39% 115 पर लड़े थे आप लोग, 45 जीते थे 2020 में। तो बीजेपी ने कमजोर किया या जनता ने कमजोर किया? अभिषेक जी, षड्यंत्र ने कमजोर किया, चिराग मॉडल ने कमजोर किया, वोट कटवा की भूमिका जो उन्होंने निभाई, हमारे उम्मीदवार हारे, उसने कमजोर किया। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हमारे नेता या हमारी पार्टी की लोकप्रियता कम है, लेकिन तो जो तभी क्यों नहीं छोड़ दिया? देखिए, समय लगता है ना, चीजों को एनालाइज करने में समय लगता है। एक बार फिर से दूसरा चिराग मॉडल स्थापित करने की कोशिश हमारे पार्टी के अंदर हो रही थी। हमारे ही पार्टी के नेता आरसीपी सिंह, उनका जो तन है वो पार्टी में था लेकिन मन कहीं और। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ समय पहले ही, आप लोगों ने भी कवर किया था। जी, आने वाले समय में सारे जो राज हैं उन पर से पर्दा उठेगा। एक से एक जो भी तथ्य है सबूतों के साथ वो आप लोगों के सामने आएंगे। वो आज ही मैं मीडिया के माध्यम से, आपके डिबेट के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा शायद, लेकिन आने वाले समय में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हर एक चीज से पर्दा उठाएंगे, हर एक तथ्य आपके सामने आएंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी को विचार करने की जरूरत है, पूरे देश के पटल पर ऐसा क्या है कि कोई भी घटक उनके साथ रहने को तैयार नहीं होता। ऐसा क्या होता है कि उनके साथ विश्वासघात होता है? और उठाकर देख लें, जो भी इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का अपने घटक दलों के साथ समन्वय स्थापित करने का, उस इतिहास में भी आप देख सकते हैं कि चीजें बहुत बेहतर नहीं रही। तो हमारे साथ विश्वासघात होता है, अब पालित किया जाता है गठबंधन के अंदर, या बहुत तरह की बातें की जाती हैं। मुझे अच्छी लगती, आप ही दो बार उनके साथ रहे।
आप ही ने 2 बार उनके साथ गठबंधन किया, नंबर 1। आप जब किसी के साथ रहते हैं तभी आप उसके गुण और दोष के बारे में समझ सकते हैं। अच्छा, अब दोबारा वापसी नहीं होगी, क्योंकि मैं असल में इसलिए सवाल पूछने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूं कि ये महागठबंधन कितने टाइम तक है? अब ये अभी जो जोड़ी बनी है, अब ये कितने टाइम तक? असल में ना लोगों को अब ये हो गया 2013 फिर। अच्छा, मेरे साथ तेज प्रताप यादव जी अब एक बार फोन लाइन पर है। सर 1 मिनट में आ रहा हूं। तेज प्रताप यादव मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। तेज प्रताप जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? हेलो तेज प्रताप जी, आप न्यूज 18 इंडिया पर लाइव हैं। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची है तो मैं सवाल पूछूं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए जी। तेज प्रताप जी, आपने तो जनवरी में ही कह दिया था कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। वो इफ्तार पार्टी में जब पहुंचे थे नीतीश जी, आपने तो तभी बता दिया था। हाँ, एंट्री का बोर्ड लगा दिया था मैंने तभी। कैसे? आपको तब कैसे हिंट हो गया था कि जाने वाली है सरकार? हमको सब पता चल जाता, हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं ना, हमको सब पता चल जाता। हमने जो भविष्यवाणी किया वो आज सबको दिखा। आज तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बीजेपी को नहीं मिला, क्यों? बीजेपी को इसलिए नहीं मिला कि वो हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करती है सरकार, इसलिए नहीं मिला। अब भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया कि काम करो, नौजवान हो, आगे बढ़ो, बिहार को आगे बढ़ाओ। तो नीतीश जी भी इसीलिए छोड़ दिया है बीजेपी को कि हिंदू मुसलमान करते? नीतीश जी ने भी इसीलिए छोड़ दिया क्या बीजेपी को कि हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी? ये भी एक रीजन है। बीजेपी तो करती है, इसमें नो डाउट है। कोई ये जो ब्रेकअप हुआ है, जो नीतीश जी ने छोड़ा है बीजेपी को, कोई वजह? आप तो बेहतर, आपसे बड़ा मतलब आप तो मंजे हुए राजनेता हैं यादव जी, आप बता दीजिए ना, अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी बता दीजिए ना। क्या नहीं वजह? फिलहाल तो हम लोगों का गठबंधन हुआ है तो हम लोग काम करेंगे। काम के लिए ना हम लोग को चुनने का काम हुआ है, तो हम लोग काम करने का काम करेंगे। वो कह रहे चुना तो बीजेपी, चुना तो एनडीए को था 2020 में। अब कौन किसको चुना है, क्या नहीं चुना है, अभी हम लोग को चुना है। राष्ट्रीय जनता दल सिंगल और लार्जेस्ट संगठन है, तो हम लोग को चुना है, तो हम लोग काम करते हैं, ज्यादा अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम लोग को चुना गया है। नहीं, तेज प्रताप यादव भाजपा में आप देख रहे थे कितने सारे भ्रष्टाचारी नेता सब हैं, किस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, किस तरीके से महिला के घर में घुस के तोड़फोड़ करते हैं। ये कहा जा रहा है कि 2020 में तो एनडीए को चुना था, आप लोगों ने तो जनादेश का अपमान कर दिया। ये आरजेडी जेडीयू का गठबंधन जनादेश का अपमान है, ये आरोप है बीजेपी का। तेज प्रताप यादव, क्या अपमान है क्या नहीं अपमान है, तो बीजेपी के लोग तो बताएंगे कि बीजेपी के घर में आज ताला क्यों लग गया, तो बीजेपी के लोग ना बताएंगे कि उनके घर में ताला क्यों लगा, नीतीश जी क्यों छोड़ के गए थे उनको। तो अब वो बीजेपी से आप सवाल कीजिए, बीजेपी के कई एक बैठे होंगे स्पोक पर्सन, आप डिबेट में लिए होंगे, उनसे पूछिए। जी वो तो कह रहे हैं कि 2020 में तो हमको वोट तो हमको मिला था, नीतीश मोदी की जोड़ी को मिला था। अरे मोदी जी की क्या छवि आपने देखे हैं बिहार में? आरएसएसों की, आप भाजपाइयों की क्या छवि है आप नहीं जानते? अच्छा, अब नीतीश जी की छवि सुधर गई है, आप लोग पलटू चाचा कहते थे, अब सुधर गई है छवि, आप नहीं कहेंगे ना? नरेंद्र मोदी जी पलटू चाचा हैं। अच्छा, तो ये तो आप पलटी मार रहे हैं, फिर आप कौन? अभी नीतीश पलटू नरेंद्र मोदी जी पलटू चाचा हैं, और आप भाजपा और आरएसएस के बहुत बड़े एजेंट हैं जो एंकर बन के बैठे हैं। चलिए ठीक है, देखिए यही होता है, जो सवाल पूछे जाते हैं बुरा लग जाता है। पलटू चाचा कहते थे ये लोग, तेज प्रताप यादव जी, और 2 सवाल पूछ ले तो बुरा लग गया, क्योंकि पलटू चाचा इसलिए हमने पूछा भाई नीतीश को, क्या तेजस्वी जी को उनके पलटू चाचा कबूल हैं? चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तेज प्रताप जी तो वैसे ही फोन काट दिया उन्होंने। मेरे साथ बीजेपी से नवल किशोर यादव जी हैं। नवल किशोर यादव जी, आप ही से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने, हाँ मेरा सवाल जो जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक जी ने बोला, आप लोगों ने जेडीयू को कमजोर करा, साजिश करी, चिराग मॉडल के तहत आप लोग जो है ऑपरेशन लोटस कर रहे थे, यहां पर पकड़े गए, ये सारी चीजें, महाराष्ट्र वाला मॉडल फेल हो गया, ये आरोप है आप पर। नवल किशोर यादव, नहीं, ये आरोप नहीं है, ये प्लॉटिंग किया हुआ है। नीतीश जी टेस्ट बदल के लोगों को, राजनीति में टेस्ट बदलने वाले हैं, कभी इधर कभी उधर। ये उनका इतना कमजोर पार्टी है कि लास्ट टाइम जब लालू जी से इन्होंने ब्रेकअप करके यहाँ जो शरण लिया था मेरे यहाँ, तो वहाँ भी उस दिन भी यही बात उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, और आज भी यही कह रहे हैं कि हम लोग इनके पार्टी को,
कितना कमजोर पार्टी है। हम लोग तो नीतीश जी को मजबूत इरादा वाले पूछते थे, साफ कैरेक्टर वाले पूछते थे। जिन्होंने उस समय आरजेडी को छोड़ के और भाजपा में आए थे कि तेजस्वी से सवाल कुछ कर रहे थे कि इन सवालों को आप जवाब दे दें तो मैं रहूंगा, वरना आपके साथ इस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस में मैं रह नहीं सकता हूं। पता नहीं तेजस्वी यादव ने उन सवालों का जवाब दे दिया होगा नीतीश जी को, या नीतीश जी किसी कारणवश जाके सरेंडर किए होंगे, ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन हमारे तरफ से जितना भारतीय जनता पार्टी उनको कमजोर क्यों करेगा। जब 2000 में मुख्यमंत्री बने थे 5 दिन के, उनके 37 एमएलए थे, हमारा 69 एमएलए था। हमने तो उस तरह प्रोटेक्ट किया है नीतीश कुमार को लालू यादव के खिलाफ, जिसे आंगन में बच्चा को गार्जियन उंगली धरा के चलाना सिखाता है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के उंगली धर के और उनको चलाने का सिखाया। जिस दिन 5 एमएलए थे, 7 एमएलए समता पार्टी में, उस दिन हमने अलायंस करके इनको मौका दिया संघर्ष करने का। आज यही हुआ। आज अफसोस हो रहा है कि जिस आदमी के खिलाफ, जिस पार्टी के खिलाफ इन्होंने अपने आप को पैदा किया, आज उसी के चरणों में समर्पण करना पड़ा उनको। यही मैं सबसे बड़ा कारण है। और महत्वाकांक्षा होनी अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षा कभी अच्छी बात नहीं है। सर पीएम मटेरियल वाली बात हो रही है तो महत्वाकांक्षा तो होती है हर नेता की, तो वो नीतीश जी के अंतरात्मा या उनके मन में लड्डू फूट रहा है अगर प्रधानमंत्री पद का। 43 को विधायक है, वो पीएम से नीचे सोच कैसे सकता है। तो वो जो 16 को एमपी है वो भारतीय जनता पार्टी के वजह से है। अभिषेक जी अच्छा सवाल है, चलिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं अभिषेक जी। अपमान किया है। ठीक है अभिषेक जी, एक सवाल है, जो वो भ्रष्टाचार के दाग अब अच्छे हैं, जिन भ्रष्टाचार के दाग की वजह से आपने महागठबंधन तोड़ने का फैसला लिया, जो आरोप थे भ्रष्टाचार के, अब वो महागठबंधन के दाग अच्छे हैं क्या, या कुछ सफाई दे दी है तेजस्वी जी ने और आरजेडी की तरफ से? अभिषेक जी। भ्रष्टाचार पर आप लोगों ने आज भी सवाल किया। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचार के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति शुरू से हमारी रही है, आगे भी रहेगी। ना हम किसी पर दाग लगाते हैं, ना किसी के दाग को साफ करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं पर भी दाग लगता है तो जांच एजेंसियां उन चीजों को देखती हैं, न्यायालय फैसला सुनाता है, उनमें हम लोगों का कहीं कोई रोल नहीं होता। देखिए आज के डेट में हमारी प्राथमिकता क्या है। हमारी प्राथमिकता में है कि कैसे हम बिहार के लोग। अभिषेक जी सवाल नहीं समझे, जब आपने महागठबंधन तोड़ा था तब क्या कहा था, याद है आपको? जब आप बीजेपी में आए थे तब क्या कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इतने करप्शन है और ये सारी चीजें। तब तेजस्वी और आरजेडी तब था ना वो समस्या। जांच एजेंसियों का काम है, इसमें हम लोगों का कहीं कोई रोल नहीं। तो अब क्या हुआ ऐसा कि वो भ्रष्टाचार के दाग धुल गए? अभिषेक जी कुछ हुआ ऐसा तो बताइए ना, कौन सी अंतरात्मा? किसी पर भी आरोप लगाए जाते हैं, आरोप लगने का ये मतलब नहीं होता है कि आरोप सिद्ध हो जाते हैं। तो तब क्यों छोड़ दिया था फिर? तब क्यों छोड़ा था साथ? आरोप तब भी तो आरोपी थे। अतीत की चर्चा यदि हम करें तो बहुत अभी आगे का कुछ नहीं पता। ठीक बात है अभिषेक जी। फिर अच्छा एक सवाल फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अभिषेक जी यहाँ कितना टाइम महागठबंधन के साथ, अभी कितना टाइम? बड़ी मजबूती के साथ हमारे नेता ने कहा है कि यहाँ 7 पार्टियों का गठबंधन एक साथ हुआ है महागठबंधन के रूप में। कितना समय सर, कितना समय? हमने मजबूती के साथ हम बिहार की सेवा करते रहे, अनवरत सेवा करते रहे। कितना समय की बात ही नहीं है, हम अनवरत सेवा करते रहे। 2013, 2017, 2020, 2022 कोई टाइम होगा ना, 2 साल 3 साल, या इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? अच्छा अनवरत। अच्छा इस बार अनवरत है। प्रोफेसर विशाल मिश्रा हैं, नीरज मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी से हैं। मैं नीरज मिश्रा जी का कमेंट ले रहा हूं स्क्रीन पर, एक बार नीरज मिश्रा जी को दिखा दीजिए। नीरज मिश्रा जी, लॉटरी लग गई? अमन जी लॉटरी तो बिहार की जनता की लगी है कि एक प्रोग्रेसिव अलायंस उनको सेवा करने का मौका मिल रहा है जी। जो बिहार की जनता को जिस पथ पे से नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया था, झूठे वादे करके, झूठे स्पेशल पैकेजेस के वादे करके, उसको वापस लाने का मौका अब बिहार की जनता को दोबारा मिला है। और जो महागठबंधन की कंबाइंड लीडरशिप है वो उस दिशा में अपना काम करती रहेगी। अमन जी मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। लेकिन 2020 में तो बिहार की जनता ने एनडीए को चुना था ना,
अमन जी, अभी कोई वोट तो हुआ नहीं, कोई मैंडेट हुआ है क्या? 2020 बिहार की जनता के जनादेश, बिहार की जनता, तो बिहार की जनता ने तो मोदी नीतीश को चुना था शायद। अमन जी, पहली बात कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे। जोड़ी तो मोदी फैक्टर था, उनके चेहरे पर वोट हुआ था। दूसरी बात, जो हमारा आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का जो हमारा गठबंधन था, वो वहां पर आरजेडी उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बाद कांग्रेस और वाम दल, हम लोगों के वोट प्रतिशत में सिर्फ 1% का फर्क था। अमन जी, मैं दूसरे मुद्दे को एक बार सामने लाना चाहूंगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने इस बहस की शुरुआत की कि इफ्तार पार्टी से लेकर मुहर्रम तक, आज कोइंसिडेंटली मुहर्रम का दिन है जी, लेकिन आप भूल गए आज वही 9 अगस्त है जब इस देश में आजादी के आंदोलन में जो लास्ट नेल इन द कॉफिन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बाद अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर उठाकर इस देश से भागे, आज उसी वाले दिन हम लोगों ने, महागठबंधन ने भाजपा को देश की सत्ता से बाहर जाने का रास्ता दिखाया है। अच्छा, यहां लोकतंत्र की हत्या तो नहीं हुई क्योंकि महाराष्ट्र में हो गई थी ना सर? अमन जी, ये मतलब मेरा समझ गए मेरा सवाल। महाराष्ट्र में क्योंकि जो चीजें हुई थी, शिंदे जी मुख्यमंत्री, तो आप लोगों ने कहा था लोकतंत्र की हत्या, डेमोक्रेसी का मर्डर है। बिहार में तो नहीं हुआ ना? बिहार में तो अब और मजबूत हो गया होगा शायद। अमन जी, देश के अंदर मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल, असम, हरियाणा के राज्यसभा चुनाव और महाराष्ट्र में जो हमारी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ हुआ। मैंने पूछा बिहार में, लेकिन तब आप ये सवाल नहीं पूछ रहे थे। मैंने पूछा ना, मैंने बोला ना महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। आज लोकतंत्र की हत्या इसलिए नहीं हुई, आज तो और मजबूत हो गया होगा शायद। आज लोकतंत्र की हत्या इसलिए नहीं हुई आज क्योंकि मैंडेट एनडीए को था, सरकार महागठबंधन की बन रही है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत हो गया। जो सबसे बड़ी पार्टी है और उसके साथ साथ जो बाकी 6 दल हैं, वो सारे 7 दल आज एक साथ आए हैं बिहार को तरक्की का रास्ता दिखाने के लिए। सिर्फ एक भाजपा वहां पर अकेली रह गई है जो बिहार को लूटने खसोटने का काम कर रही थी। अच्छा, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? सर, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी का तो अब डिसीजन होता ही रहेगा। वही कह रहा हूं ना, महाराष्ट्र में कौन सी सबसे बड़ी पार्टी और किसका सीएम था? अमन जी, कौन था? मैं कह रहा हूं ना, आप क्या होता है सर, एक मिनट सुनिए ना। देखिए प्रॉब्लम कहां होती है नीरज जी, आपकी पार्टी का पक्ष है, मैं उस पर नहीं सवाल उठा रहा हूं। बस मैं बतौर पत्रकार आपसे बस ये सवाल पूछता हूं कि क्या हमारे पत्रकार साथी ये सवाल नहीं पूछते। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैंने इसलिए पूछा। मैंने क्या होता है सर, ये जो डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी या आप इसको कुछ भी कह लीजिए कि महाराष्ट्र में कौन सी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और किसका सीएम था, तब जनादेश का अपमान हो गया था, आपके हिसाब से लोकतंत्र खतरे में आ गया था। आज बिहार में, पूरा सवाल सुनिए, आज बिहार में 2020 में बिहार की जनता ने वोट दिया एनडीए को, 20 महीने बाद आप लोगों की एंट्री हो गई, वाइल्ड कार्ड एंट्री, और आज लोकतंत्र मजबूत हो गया। बस ये जो डबल स्टैंडर्ड सेलेक्टिव आउटरीच होता है ना सर, या तो वहां पर भी नहीं हुआ था या तो यहां पर भी हुआ, तो आपको कहना चाहिए कि बिहार में गलत हुआ, आप कह रहे हैं सही हुआ, तो महाराष्ट्र में भी सही हुआ था। इसका मतलब मैं ये निकालता हूं। मेरे साथ पत्रकार, मेरे साथ हैं विशाल मिश्रा जी हैं, और साथ पहले विशाल मिश्रा और अवधेश कुमार जी भी हैं। पहले अवधेश कुमार जी आप बोलिएगा। अवधेश कुमार जी, बिहार की सियासत को आपसे बेहतर कौन जानता है? अब तो और लोकतंत्र मजबूत हो गया शायद बिहार में। 20 महीने से लोकतंत्र का गला घुटा हुआ था, अब अचानक से आजाद हुआ है लोकतंत्र, बेड़ियां खुली है। नहीं अवधेश जी? देखिए, नीतीश जी जब 2017 में अलग हो रहे थे तो बयान याद करिए, बोलते थे कि पुलिस को, एसपी को, सब लालू जी के यहाँ से फोन जाता था और हमारे लिए सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था। तो जाहिर है कि उस समय कौन लोकतंत्र था, आज कौन लोकतंत्र था। देखिए, मूल बात यह है कि इस समय बिहार में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है, क्या ये होना नहीं था? मेरी दृष्टि में यह होना ही था, क्योंकि नीतीश कुमार अगर ऐसा न करते तब मेरे जैसे लोगों को आश्चर्य होता। नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति में, बिहार में बाद में आऊंगा, भारतीय राजनीति में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है राजनीति का, और एक उन्होंने कीर्तिमान बनाए हैं जी। उनका सूत्र क्या है? वो ये है, 8वीं बार शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, पहले सीएम होंगे जो 8 बार वही मैं बता रहा हूं, पहले सीएम है, 8वीं बार मुख्यमंत्री। शानदार है, सोचिए। तो ये शानदार है। 2015 में महागठबंधन जीता, नीतीश सीएम। 2017 में महागठबंधन टूटा, बीजेपी के साथ है, नीतीश सीएम। 2020 में बीजेपी के साथ जीते, नीतीश सीएम। 2022 में फिर महागठबंधन में वापसी, नीतीश सीएम। हाँ, लेकिन इसके साथ एक सूत्र और है।
कि नीतीश कुमार ने एक शासन करने के बाद एक बिहार के लिए एक सिद्धांत तय कर दिया है सत्ता और विपक्ष का। वो सिद्धांत यह है कि कोई भी, मैं तो सत्ता में अस्थायी हूं, लेकिन हमारे राज्य में कोई ना अस्थायी विपक्ष होगा, दूसरा ना अस्थायी सत्ता में होगा। इसलिए पहले वो एक के साथ सत्ता में रहे, फिर दूसरा विपक्ष है तो वो कुछ दिन उसके साथ सत्ता में आ जाए, तो फिर अगला आया। अब यह है कि ये तो पॉलिटिक्स है भाई, ये पॉलिटिक्स क्या है? नहीं, ये पॉलिटिक्स क्या है? ये पॉलिटिक्स ये है कि स्वयं को समाजवादी कहते हुए नीतीश कुमार ने यह साबित किया है कि जो जिम्मेवारी बिहार की जनता ने दिया उनको अगंभीर समझा, उसके ठीक विपरीत एक निहायत ही अगंभीर, एक गैर जिम्मेवार, एक सत्तावादी व्यक्ति जिसकी केवल पॉलिटिक्स, जिसको मैं बोलता हूं कि ईगो सेंट्रिक आइडियोलॉजी, जो अहम केंद्रित विचारधारा के कारण कि हम 2010 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमने बोला और हम सेकुलर चेहरा बन सकते थे, अगर उस समय नहीं बने तो क्या वो संभावना अभी है कि फिर 2024 में हम सेकुलर चेहरा नरेंद्र मोदी के विरुद्ध हो सकते हैं? तो ये जो एक भाव है, उस भाव के तहत बदलना, उसके लिए तर्क देना कि बीजेपी ने पार्टी तोड़ दिया। एलजेपी रामविलास मेरे साथ पार्टी से राकेश भट्ट जी भी हैं, आज उनका भी पक्ष लेना। जी 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 राकेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। कह रहे हैं कि चिराग मॉडल अपनाया जा रहा था यहां पर। यही तो दुर्भाग्य है। चिराग प्रेक्ष में उन्होंने जो कही वो बहुत ही अजूबा लगा मुझे। आज एक बात बताइए कि उनके बगल में बैठने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी कौन सा मॉडल थे? आज उपेंद्र जी उनके बगल में बैठते हैं। मिश्रा जी आप बोलिए, मैं सर ऑडियो आपका ठीक करा रहा हूं, कनेक्शन ठीक करा रहा हूं। पहले मिश्रा जी आप बोलिए, विशाल मिश्रा जी बोलिए आप सर। देखिए अमन जी, ये आज जो सरकार किसी की भी सीटें कितनी भी, सीएम तो नीतीश ही है, ये आज बिहार में सरकार नीतीश है। ये आज जो कुछ भी बिहार का घटनाक्रम है, मैं इसे साफ साफ शब्दों में अवसरवादिता कहता हूं। कहां गई वो राजनीतिक शुचिता? जब 2017 में बात की जा रही थी कि हमने प्रयास किया था कि हम साथ में गए थे। मिश्रा जी एक सवाल पूछता हूं आपसे, मैं एक मिनट सवाल पूछता हूं। ये अवसरवाद है? जब 2017 में महागठबंधन तोड़कर बीजेपी में आए थे तब अवसरवाद नहीं था क्या? मैं आपसे पहली लाइन पे क्या कहा कि आज का जो घटनाक्रम है ये अवसरवादिता है। मैं तो ये कह रहा हूं बार बार। हाँ, तो वो अवसरवाद नहीं था जब आपके पाले में आए थे महागठबंधन तोड़ के? उसके आगे ही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर बोलिए ना, वो भी था कि अपनी मर्जी से आए थे महफिल में तुम, और अपनी मर्जी से उठकर चले भी गए। भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? अपने कदमों की आहट से खुद पूछ लो। आप मुझे ये बताइए अमन जी कि 2017 में जो बयान दिया गया था कि हम आपके पास गए थे लेकिन आपके विचारों को नहीं बदल पाए और वो जंगल राज इसलिए हम छोड़ के आ रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन प्रश्नों का उत्तर मिल गया? और रही बात, बार बार महाराष्ट्र की बात की जा रही है, तो अमन जी अगर गठबंधन का धर्म सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना होगा। महाराष्ट्र में आप बताइए, अभी हमारे कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि वो लोकतंत्र की जीत है। आज लोकतंत्र की जीत है, वो लोकतंत्र की हार थी। आरसीपी सिंह उस काम में लगे हुए थे। नहीं, आप मुझे बताइए कि वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या गठबंधन तोड़ा था? गठबंधन तो तोड़ने की शुरुआत सामने से हुई थी सीएम की गद्दी को लेकर। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ा? चुनाव के बाद भी सबसे कम सीट थी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने आपको सीएम की जो कमिटमेंट थी बनाए रखा। कहां भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन का धर्म क्यों बनाए रखा? कमजोर कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं क्यों बनाए रखा भाई? ये गठबंधन का धर्म है भारतीय जनता पार्टी। सोचिए, लोकतांत्रिक परंपराओं का अगर निर्वहन सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी। ये लोकतंत्र कौन सी परंपराएं होते हैं? जनता ने चुना आपको, जनता ने चुना आपको। 74 सीटें बीजेपी को, लेकिन सीएम बना दिया आपने 45 सीटों वाले को। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत इलेक्शन कमिटमेंट था, वो छोटा सा इलेक्शन कमिटमेंट। एक ब्रेक की मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे जी। आ रहा हूं आपके पास, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त हाईवे के किनारे मौजूद पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हुए वहां काफी लोग मौजूद थे, जिनके सामने भरभराकर गिरे पहाड़ की वजह से अफरा तफरी मच गई। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने पूरे रास्ते को धूल के गुबार से ढक दिया। साथ ही बड़े बड़े पत्थरों की वजह से पूरा हाईवे जैम हो गया, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में जोरदार बारिश और जमीन खिसकने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कई इलाकों में तो नदियों में उफान आ गया, जिसकी वजह से सड़क पर भी नदी का पानी बहता दिखाई दिया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे के पास लैंडस्लाइड का एक वीडियो न्यूज़ 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें जमीन खिसकने के बाद मलबा तेजी से पहाड़ से हाईवे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। यही नहीं, जोरदार बारिश और जमीन खिसकने की वजह से चमोली के कई हिस्सों में सड़कों पर मलबा जमा हो गया,
जिसके बाद कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी थम गया। रुक रुक कर हो रही बारिश ने तो लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया ही, साथ ही लगातार हो रही लैंडस्लाइड से हाईवे से गुजर रही गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। उधर मौसम विभाग ने माना है कि मौसम के मिजाज का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। इस साल भी मौसम विभाग की कई भविष्यवाणियां पूरी तरह गलत साबित हुई हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों का दावा यह है कि सटीक अनुमान लगाने के लिए तकनीक में बड़े बदलाव की जरूरत है, और जब तक बड़े बदलाव नहीं होते तब तक मौसम का सही अनुमान लगाना मुश्किल है। गलत अनुमानों की वजह से लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, विभाग की साख पर भी बट्टा लग रहा है। इस साल तो ऐसा कई बार हो चुका है जब मौसम विभाग की भविष्यवाणी औंधे मुंह गिरी हो। इस बात का एहसास मौसम विभाग के वैज्ञानिकों को भी होने लगा है। मौसम का मिजाज इतना उलट पुलट है कि इसकी नस पकड़ना मुश्किल होने लगा है। अंदाजा इस कदर उल्टा कि फर्क केवल हल्की और तेज बारिश का नहीं है, कई बार तो बारिश के अनुमान वाले दिन बादल मंडराते भी नहीं दिखते। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने इस कमी को माना और इसके पीछे की वजह भी बताई। ताइवान की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि नाकेबंदी की वजह से उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है। चीन को 2 दिन पहले ही सैन्य अभ्यास खत्म करना था, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और अगले दिन से फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत है। लेकिन ताइवान के आसपास मिसाइलें बरसा रहे चीन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके लिए चीन को अपनी पूरी की पूरी सेना ही जंग में उतारनी होगी, जो मौजूदा हालात में चीन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन चाहता है कि वो ताइवान को डरा धमकाकर अपनी बात मनवा ले, जिसके लिए उसने एक दिन पहले फिर से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस बार ड्रिल का जो वीडियो आया वो पहले से ज्यादा खतरनाक था, जिसमें चीन की मिसाइलों से होने वाला धमाका चारों तरफ गूंज उठा। यही नहीं, वीडियो देखकर लगा मानो चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम आग उगल रहे हों, क्योंकि उनसे बिना रुके मिसाइलें दागी जाती रहीं, जो ताइवान के अंदर तो नहीं लेकिन उसकी सीमा के आसपास गिरी। यही नहीं, ताइवान को डराने के लिए चीन ने एयर स्ट्राइक का भी अभ्यास किया। मतलब चीन ने ताइवान को बता दिया कि वो केवल समंदर से नहीं आसमान से भी आ सकता है। एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस के लिए चीन ने बॉमर और हमको तकलीफ है अपने चाचा को देखकर। तरस आता है, तरस इस बात का आता है कि बेचारे चाचा का हाथ पहियों ने क्या हाल बना रखा है। पंटू चाचा हमारे बोलते थे बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। आज सृजन डर से, सृजन घोटाले के डर से और लालच से बीजेपी ने पलटी मारने का काम किया और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये झूठ बोल रहा है। जब हमारे पिताजी ने भाजपा से आरएसएस से समझौता नहीं किया, विचार का सौदा नहीं किया, तो उनका खून भी मेरे अंदर है। जीते जी हम भी सौदा नहीं करेंगे। मेरा भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं। जी हाँ, महागठबंधन पार्ट 2। तेजस्वी को उनके पलटू चाचा पसंद है। बिहार में फिर से लालटेन युग, ये आरोप बार बार लग रहा है। नवल किशोर यादव जी, एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए। क्या वाकई में कोई ऑपरेशन कमल चल रहा था बिहार में आरसीपी सिंह के जरिए, चिराग मॉडल के जरिए? कुछ महाराष्ट्र वाला रिपीट टेलीकास्ट क्या बिहार में करने का प्लान था? ऐसा कुछ था क्या नवल किशोर यादव जी? नहीं, ये पिछले कई महीनों से ये अपना बना रहे थे वहां जगह जाने का। चूंकि नीतीश कुमार जी को जाने का मन हो गया था, जिस दिन से ये 42-43 एमएलए पर आ गए थे तो इनको प्रॉब्लम हो रहा था। और इनकी आदत है लोगों को चिट करने का। भारतीय जनता पार्टी संजीदगी से अपने वोटों पर और अपने वोटरों पर, अपने मतदाताओं पर काम कर रहा था, संगठन का काम कर रहा था। इनको नागवार गुजर रहा था। ये तो 2-4-5 आदमी को, 2-4-5 पॉलिटिकल आदमी और 2-4 ब्यूरोक्रेट्स मिलके बिहार को ग्रैब करके चलाते हैं। आप जरा देखिए, इनको हम क्यों कमजोर करेंगे? हमको इनको कमजोर करना रहता तो ये 5 एमएलए से, इनका समता पार्टी में 5 एमएलए था, कोई हैसियत नहीं थी बिहार में।
लालू यादव के खिलाफ जब ये बगावत किए थे तो इनकी क्या हैसियत थी? 5 MLA जीत के आए थे समता पार्टी से। हमने उंगली धर के लालू यादव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इनको इतना दूरी तक लाया। 2000 में मुख्यमंत्री बने थे 5 दिन के लिए, इनका 37 MLA था, मेरा 69 था, तब भी इनको हमने मौका दिया। और फिर इस बार 43 था और हम इनसे बड़ी पार्टी थे, तब भी हमने कमिटमेंट पर मौका दिया। इसलिए हमको इनको कमजोर करने का कहां सवाल उठता है? ये चटर पटर वाला आदमी है। एक बात गलत फहमी जरूर, हम लोग यह समझते थे कि नीतीश कुमार का कोई कैरेक्टर होगा, जो कहते थे बार बार कि हम जीरो टॉलरेंस वाले आदमी हैं, हम करप्शन से 3-4 गो सी गिनाते थे, हम उससे समझौता नहीं करते हैं। और उस दिन भी छोड़ के आए थे लालू यादव जी के गैंग से, तो यही कहे थे कि हमसे गलती हो गई थी, हम तो उनसे हिसाब मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बातों को नहीं रखा। आज ये पता चला कि ये कुर्सी कुमार है, नीतीश कुमार नहीं। इनको कुर्सी चलाने के लिए किसी से कभी कहीं कोई समझौता कर, इनको नीति और मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी से लड़ेगी और बिहार में खूंटा ठोक के जिस तरह इनको हमने आवाज किया था उसी तरह का जवाबी कार्रवाई भी देंगे। आप देखते, हम लोगों को इसके लिए बहुत गम नहीं है, लेकिन जो जनादेश को आपने बोला ये कुर्सी कुमार है, ये चीट करने के आदी हैं, धोखा देने के आदी हैं। ये 2013 में नहीं पता लगा था जब पहली बार चीट किया था? आपके शब्दों में नहीं, पहली बार किया तो माफी मांग लिया ना कि हमसे गलती हो गई, अभी दोबारा मांग लेंगे फिर? गलती हो गई ये तो यही ना आए कि कहने आए थे। अब तौबा कर रहे हैं ना फिर नीतीश कुमार से आप। और कहीं न कहीं भूल चूक होती है, राजनीति में कहीं न कहीं भूल चूक होती है, लेकिन अब हम लोग स्पष्ट समझ गए कि इनका कैरेक्टर क्या है। ये कुर्सी के लिए जीते हैं, नीति और मूल्यों को नहीं। इनको कोई करप्शन से कुछ लेना देना नहीं है। आप समझ गए हैं? अब तीसरी बार तो नहीं एंट्री होगी दोबारा से, तीसरी बार तो नहीं एंट्री होगी। आप समझ गए ना? कहाँ एंट्री होगी? कहीं फिर से महागठबंधन छोड़ के 24 से पहले फिर आ रहे हो? अभी कोई गारंटी थोड़ी ना है भाई, वो पलटी तो फिर से मर सकती है। कहीं मैं एक बात जी एक बात सुन ले, ये कहीं आने जाने लायक नहीं रहेंगे। ये हमारा प्रेडिक्शन सुन लीजिए, ये अंतिम बार था, ये अब कहीं आने जाने लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, इनके कितने विधायक नीतीश कुमार से नाराज थे या नाराज हैं? नहीं, ये तो वो बता सकते, उनके विधायक से हम लोगों को क्या लेना देना? यही तो आरोप है ना आप लोगों पर कि आप पार्टी में तोड़फोड़ और कमजोर कर रहे थे। यही तो आरोप है ना कि ऑपरेशन कमल चल रहा था, वो रिवर्स ऑपरेशन कमल हो गया। यही आरोप है आप लोगों पर कि चिराग मॉडल वाला। अच्छा बताइए तो, ये आरोप है, यही तो आरोप है। चिराग मॉडल भी कुछ ये हार जाते हैं तो अपना ये जो हार का इल्जाम दूसरे को कंधों पर देते हैं। चिराग को तो निकाला था यही, चिराग पासवान को यहाँ से गठबंधन से यही ना निकाले थे। तो हम भी इनके चलते हमने तो मोदी के हनुमान बने रहे, तो मेरा मोदी के हनुमान बने रहे। तो आपके साथ, आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, नीतीश जी से दुश्मनी थी, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। यही तो आरोप है ना, वही वाला मॉडल था आरसीपी सिंह के जरिए। कितने विधायक जो अभी तो वो कह रहे, वो बता रहे हैं रिकॉर्डिंग वगैरह भी कोई है। हमको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं था, नहीं थी। एक मिनट, अब अभिषेक जी बोल लेते हैं। आए थे ना अभिषेक जी, कुर्सी कुमार हैं, आएंगे 3-4 कुर्सी कुमार हैं, दोबारा अब नहीं, कुर्सी कुमार हैं, चीट करते हैं, चीट करने के आदी हैं, धोखेबाज हैं, खत्म हो जाएंगे नीतीश। अभिषेक जी अब आप बोलिए। यही तो ताज्जुब होता है कि कोई तथ्य इन लोगों के पास रहता नहीं, लेकिन जब तक इनके साथ कोई व्यक्ति रहे तब तक वो सबसे सच्चा, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इंसान साबित होगा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इनसे दूर चला जाए, इनका विरोधी हो जाए, तो उससे बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। अमन जी जरा इस बात को भी समझिए कि अगर नीतीश कुमार जी की उपयोगिता भाजपा की नजर में नहीं होती, राजनीतिक रूप से उपयोगिता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी विश्व का होने का दम भरती है, वो हमारे नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं, अच्छी सीटें मिलती हैं, तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था, जनता ने का काम ना खून काटना है। विश्व के पार्टी आपके बदौलत नहीं, आपको उंगली धर के नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने घुमाया है बिहार में।
आप उस इतिहास को नहीं जानते हैं। एक बार रिकॉल, ये दिलचस्प है, ये दिलचस्प है, बोलने देते हैं अभिषेक जी को। नवल जी बोलने देते हैं, अभिषेक जी को बोलने देते हैं, दिलचस्प है। तो अभिषेक जी आप बोल रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनावों में मोदी फैक्टर नहीं था? नहीं, मोदी फैक्टर हमने कभी किसी फैक्टर को ना बढ़ा चढ़ाकर कहा है ना नकारा है। भाई गठबंधन में अच्छा, ब्रांड मोदी कोई फैक्टर नहीं था उस वक्त जो आप बढ़ चढ़कर बोलते थे। नीतीश कुमार ने ट्वीट करा, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हर मंच पर मोदी के चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। क्या बातें कर रहे हैं अभिषेक जी? आप इतनी जबरदस्त पलटी मत मारिए ना, इतनी पलटी मत मारिए भाई। अभिषेक जी नीतीश जी ने कहा था ये सब। आप मुझे मेरी बातें कहने दीजिए। अभिषेक जी मेरी बात सुनिए, ये सब नीतीश कुमार जी ने कहा था, ये सब नीतीश कुमार जी ने कहा था। मेरी बात मुझे कहने दीजिए, आप मेरी बात अब आप कह रहे हैं ब्रांड मोदी कोई था ही नहीं 2020 में। हमने कब कहा ये बात? आप अभी रिकॉर्डिंग आप रिवाइंड करिए। मैंने अभी ट्वीट लिखा है नीतीश कुमार का। मैंने कहा साफ साफ कि हमने किसी की चीज को नकारा नहीं है। जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं अपेक्षा करते हैं, हम जब गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं अपेक्षा करते हैं सभी पार्टियों का समर्थन एक समान से मिले। हमने कभी किसी के इम्पोर्टेंस पर ध्यान नहीं किया है। आपको लगता है कि अभिषेक जी, मैं सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, अभिषेक जी मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं कि आपको ये लगता है कि 2020 में बिना ब्रांड मोदी के, बिना बीजेपी के गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ते तो आपको 45 से ज्यादा सीटें मिल जाती? हमने 45 भी नहीं मिलती। 22 साल के इतिहास में बिना गठबंधन के एक चुनाव अगर जीते नीतीश जी तो मुझे बताइए। आप मुझे बोलने देंगे? बोलिए अभिषेक जी, बोलिए अभिषेक जी, आपने डिबेट बुलाया, बोलिए अभिषेक जी। जब हम गठबंधन में हैं, घोड़ा की तरह इनको ठेंगुड़ा चाहिए। सब काम कर सकते हैं, ये अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, इनको वोट नहीं है, ये इनको लाठी के सहारा चाहिए। 440 वोट का झटका दिया है बीजेपी को, वो थोड़ा परेशान हो भाई, बीजेपी के लिए जरूरी है। अभिषेक जी आप बोलिए, अभिषेक जी आप बोलिए, अभिषेक जी। जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं सभी घटक दलों का इंपॉर्टेंस होता है, घटक दलों के सभी नेताओं का इंपॉर्टेंस होता है। हमें आपत्ति इस बात से होती है कि जब ये लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया, तो हमें आपत्ति इस बात से होती है। हमने कभी किसी के इंपॉर्टेंस को दरकिनार नहीं किया, हमने कभी ना ब्रांड मोदी को नकारा ना कुछ भी किया। नीतीश कुमार जी ने सारी बातें चुनाव में मोदी गाते रहते हैं, चुनाव के बाद आपत्ति होता है। तो चुनाव में ही बोल देते अभिषेक जी, अरे तो चुनाव में ही बोल देते कि नहीं हम अपने ब्रांड वैल्यू पर लड़ रहे हैं। 2020 के चुनाव में बोल देते, क्या दिक्कत थी? आज आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं हमें दिक्कत हुई। अभिषेक जी को बोलने देते हैं, 20 महीने आपको दिक्कत नहीं हुई। ठीक बात है, अभिषेक जी को बोलने देते हैं। विनर तो अभिषेक जी है ना भाई, चाहे पलटी मार के किस प्रकार के शब्दों का आप उल्लेख कर रहे हैं? उपयोगिता नहीं थी विशाल जी, ऐसे नहीं तो अवधेश जी भी शांति से खड़े ना, चुनाव में बोल देते, टर्न पर बोलिए ना, टर्न पर बोलिए। अरे अमन जी 2020 के चुनाव में बोल देते, एक मिनट, क्या दिक्कत थी? आज ये बात कह रहे हैं कि नहीं? अभिषेक ब्रांड मोदी था ही नहीं। अभिषेक जी आप बोलिए, ब्रांड मोदी था ही नहीं 2020 में। जी जी, आप जिक्र कर रहे हैं अमन की नीतीश कुमार जी ने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात को नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी एनडीए के चेहरा है? क्या बीजेपी के नजर में नीतीश कुमार जी के चेहरे की कोई उपयोगिता ही नहीं थी? राजनीति में कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है और कोई चीज कृपा पर नहीं मिलती है, आदमी उसे अर्न करता है। उस वक्त बीजेपी की नजर में नीतीश कुमार जी का इंपॉर्टेंस था, तो उनको चेहरा बनाया सीएम का। और अब जब हम गठबंधन बीजेपी ने अपने एनडीए गठबंधन धर्म का पालन किया तो मिश्रा जी ऐसे मत बोलिए बीच में। विशाल जी नहीं ऐसे नहीं, शांत नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके प्लीज। मैं पूछूंगा सवाल, प्लीज आराम से। अभिषेक कंप्लीट करिए, बोलिए अब अभिषेक। तो हाँ, तो आप इस तरह से दरकिनार नहीं कर सकते। हमने किसी के भी इंपॉर्टेंस को कभी दरकिनार नहीं किया है। बीजेपी के लोगों की मंशा साफ होती है कि अगर उनके साथ कोई रहे तो दूध का धुला है, सबसे बेहतर सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन अगर कोई उनके साथ नहीं रहता है किसी कारण, अरे भारतीय जनता पार्टी को साफ करना चाहिए। उन लोगों को तो अपनी सच्चाई मालूम है किस तरह का षड्यंत्र उन लोगों ने किया है, किस तरह का विश्वासघात उन लोगों ने किया है। साथ रहकर गठबंधन दल का पालन नहीं किया 2020 के चुनाव। मैं आपसे सवाल लूंगा, अब मैं आपसे सवाल लूंगा अभिषेक जी, ठीक है? आपने कहा नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ब्रांड मोदी का उतना बड़ा नहीं था लेकिन उतना बड़ा नहीं था, ठीक है ना? उनका भी था और नीतीश जी का भी था। अगर नीतीश जी, हाँ बिल्कुल दरकिनार नहीं किया। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया तो तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश की पार्टी बन गई थी, फिर कैसे ये कैसे हो गया? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको। लोकप्रियता से मत आकिए उसको, एक सीटों से आकूंगा ना। तीसरे नंबर की पार्टी बनी 45 सीटों के साथ। मैं वही आ रहा हूँ ना, ब्रांड मोदी की वजह चुनाव को कवर किया है, आपने चुनाव को कवर किया है सर।
चिराग पासवान जी ने बीजेपी के कैंडिडेट्स को आयातित किया, बीजेपी के कैंडिडेट्स को अपने साथ आयातित किया, उनको टिकट दिया, वोट कटवा के वो आपत्ति आपकी हो सकती है, लेकिन आप ये नकार देंगे ब्रांड मोदी नहीं था, ब्रांड मोदी नहीं होता तो 45 भी नहीं आती। 2020 का विधानसभा चुनाव सर मुझे भी याद है, मैंने भी कवर करा है। मोदी के चेहरा ब्रांड मोदी, उसी की वजह से नैया पार लगी, 45 सीटें मिली। अब आप कह रहे था ही नहीं ब्रांड मोदी, वो जनादेश का अपमान हो जाता है। नवल किशोर जी एक मिनट बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जी नवल किशोर जी, ब्रांड मोदी भाई इतना नहीं था, ऐसा नहीं था, चिराग जी भी थे। मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं रहता तो 12 को भी नहीं जीतते, ही रिजेक्ट हैं। अच्छा आपको ना के 2015 में क्या हुआ था? कर चुका है। 2015 में क्या हुआ था बताइए, 2015 में क्या हुआ था? 53 सीटें आई थी आपको 2015 में कहा थे आप? जो राजनीति में होता है उसका हम लोग ने 2015 में कहा थे साथ हैं, और इनको फोबिया हो गया है, चिराग फोबिया। जब चिराग इतना ही सक्षम था तो उसको गठबंधन से आपने क्यों निकलवा दिया था? जब आप यह कहते हैं कि चिराग ने हरा दिया तो चिराग आपसे ज्यादा सक्षम थे नीतीश कुमार से, तो चिराग के खिलाफ इतना थे क्यों? इसलिए कि वो दलित का बेटा था इसलिए खिलाफ थे? चिराग ने क्या बिगाड़ा था? और फिर कहते हैं कि चिराग ही हरा दिया, मतलब नीतीश कुमार से भारी चिराग पासवान की हैसियत कहने में डर लगता है। कहिए ना, चिराग पासवान को डिफेंड करने की नीयत दिखाती है। एक बात मैं बता देता हूँ, इनके राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो समाप्ति की ओर है, आप देखते चले। अब एक कमेंट एक्सपर्ट्स का ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से भी है एक कमेंट सबका, पहले अवधेश जी का फिर विशाल मिश्रा का। अवधेश जी 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार, ब्रांड मोदी की वजह से नहीं जीते थे नीतीश जी का चेहरा था और इसलिए जो है नीतीश जी सीएम बने हैं। ब्रांड मोदी वाला इतना बड़ा फैक्टर नहीं था जितना हुआ आप लोग बनाते हैं। देखिए आपकी जवाब के लिए मेरे पास एक बयान है 15 अक्टूबर 2017 का नीतीश कुमार का। अच्छा। वो जरा 2-3 लाइन पढ़ देता हूं। प्लीज। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है शासन, देश और आम जन का नेतृत्व करना, और यह कोई साधारण बात नहीं, पर सफल वही होता है जो फ्रंट से लीड करता है। इस मामले में नरेंद्र भाई मोदी जो फ्रंट से लीड करते हैं, जो देश के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी जरूरी है। हम लोग सांसद भी रहे हैं, कई प्रधानमंत्रियों को देखा फ्रंट से लीड नहीं करते, यह मोदी की खासियत है। तो ऐसे मैं 20 बयान बता सकता हूं, लेकिन इस समय बयान से ज्यादा 2020 का विधानसभा चुनाव नहीं वो भी है, मैं कह रहा हूं, बताइए। वो देखिए 2020 का विधानसभा चुनाव, मैं और आप कोई भी ये कहे कि नरेंद्र मोदी उसमें ब्रांड नेम नहीं थे, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं था, तो इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? लेकिन चूंकि इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय स्थिति यह है कि जब आप कोई उतावलेपन में कोई कदम उठाते हैं तो अपने लिए तर्क ढूंढते हैं, तर्क बनाते और गढ़ते हैं। तो आशंकाएं और सुरक्षा के अभाव में यह तर्क सब बनाया जा रहा है, क्योंकि 2 बातें लगातार आई है और आप भी यही सवाल पूछ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने नादान हैं कि विधानसभा चुनाव में वो चिराग पासवान को जेडीयू के खिलाफ खड़ा करवा देंगे ताकि उसकी सीटें कम हो जाए? उनको मालूम है कि सीटें कम होंगी तो सरकार भी नहीं बन सकती है। इतना तो अकल थी। मैं एक सवाल आपसे सीधा पूछता हूं, बतौर एनालिस्ट, कई चुनाव को कवर करा है, नीतीश अपने दम पर चुनाव लड़ते तो क्या बहुमत हासिल कर पाते, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। 22 साल में नहीं हुआ शायद। नहीं नीतीश कुमार, मैं पूरा रिकॉर्ड लेकर बैठा हूं 2000, 2005, 2010। भाई 1977 में जब चारों ओर जीता, बिना गठबंधन के एक चुनाव नहीं जीते, जीत भी नहीं सकते बिना गठबंधन। एक चुनाव नहीं जीते बिना गठबंधन। लालू बिना गठबंधन के जीत के दिखा चुके हैं कि लालू यादव में यह दम है, वो जीत दिखा चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी नहीं दिखाया है और इस कारण उनके अंदर असुरक्षा बोध रहता है। लेकिन देखिए, आपके एनालिसिस के लिए 2 बातें बहुत जरूरी है। जून 2010 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की वहां नेशनल एग्जीक्यूटिव थी, उन्होंने बीजेपी के नेताओं को भोज पर निमंत्रित दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के हाथ उठाता हुआ एक चेहरा आ गया, भोज कैंसिल कर दिया था। तब से एक लाइन लिया था उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और 2013 में जब गठबंधन तोड़ा तो एक ही पंक्ति कहा था उन्होंने कि बिहार बीजेपी से हमारी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बना दिया है, मेरे पास कोई चारा नहीं। जो उम्मीदवार तो 2024 में वही दोहराने की फिर कोशिश, जो 2013 में ये मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेता बेहतर, क्योंकि वो फिर करने की कोशिश करेंगे। नीरज मिश्रा जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। नीरज जी, क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, हाँ या ना? अमन जी, जीवन में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होता, राजनीति में बिल्कुल नहीं होता, तो रिजेक्ट कर रहे हैं तो हाँ और ना में तो कोई इस बात का जवाब नहीं हो सकता। पीएम मटेरियल है या नहीं है?
देखिए, नीतीश जी सम्मानित नेता हैं। आपने खुद बताया कि वो 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। गलत है ये, सम्मानित तो आप भी हैं नीरज जी, लेकिन आप पीएम मटेरियल है मैं नहीं पूछूंगा। क्या नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं, हाँ या ना? अमन जी, ये तो देश की जनता आने वाले 2024 के चुनाव में करेगी। देखिए अभिषेक जी का चेहरा उतर लेकिन नीतीश जी हमारे सम्मानित नेता हैं, हमारे महागठबंधन के वो नेता हैं, बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, तो 24 में चेहरा नीतीश होंगे। 24 में चेहरा नीतीश होंगे। अभी तो 24 बहुत दूर है अमन जी। अभी तो नीतीश जी सपने, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी एक झारखंड में ऑपरेशन कमल फेल किया था, अब बिहार में किया है, आगे और देखते जाइए कहां कहां करेंगे। क्या नीतीश तो चेहरा तो कांग्रेस से आ जाएगा। नीतीश पीएम मटेरियल है नीरज जी? क्या नीतीश पीएम मटेरियल है? कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुनिएगा भाई प्लीज। सर मैंने आपको अमन जी ये बात बताई कि अभी तो हमने झारखंड में ऑपरेशन कमल फेल किया और अब बिहार में किया, ठीक है, तो आगे चलकर और प्रदेशों में जब ऑपरेशन कमल फेल होने लगेगा, नीतीश जी के नेतृत्व में 2024, नीतीश जी हमारे बिहार के महागठबंधन के नेता, वो बिहार के नेता हैं, देश के लिए हमारे महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे सारे घटक दलों में वो सम्मानित हैं। ठीक है, और देश में वो नेता बन जाएंगे 2024, ऐसा कुछ नहीं है सर। 2024 आने दीजिए, सारी परिस्थिति क्लियर हो जाएगी। तो अभी क्लियर नहीं है राहुल जी नेता, अभी क्लियर, अभी आपको डाउट है राहुल जी पर? सर बिल्कुल भी नहीं। तो आप बोलिए ना राहुल जी नेता है, इस देश में आप बोलिए ना राहुल जी नेता, एक अकेला राजनेता जो ना किसी से डरता हो। अमन जी, मैं भी नवल जी से पूछूंगा, बोलेंगे मोदी नेता है। मैं कांग्रेस पार्टी से बोलूंगा, बोलिए ना राहुल नेता है। अमन जी, राहुल गांधी हमारे सम्मानित नेता हैं। 2024 इस देश में वो अकेले नेता हैं जो किसी से ना डरते हैं, ना वो ईडी, ना सीबीआई, ना मोदी और ना मीडिया, वो किसी से नहीं डरते हैं। इस देश की अगर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेता चाहिए तो हमारे माननीय राहुल गांधी से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। अगर नीतीश जी चेहरा होते हैं तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? ये तो सर जब सारे घटक दल एक साथ आएंगे और जब ये प्रस्ताव आएगा तो इस पर तब हमारे लीडरशिप अच्छी चीज है कि कम से कम विचार योग्य है ये। चलिए नीतीश जी पीएम चेहरा विचार योग्य है, नीरज जी कम से कम विचार योग्य तो कह दीजिए। वो 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, 5 बार उन्होंने अपना कार्यकाल मोर और लेस पूरा किया है, ठीक है, वो दबे कुचलों की आवाज उठाने वाले नेता हैं, ठीक है। तो आगे चलकर जैसे समीकरण बनते हैं, लेकिन वो देश के बड़े नेता हैं, देश के, और विचार योग्य हैं, पीएम मटेरियल हैं, विचार योग्य है, कम से कम उनके नाम पर विचार होगा ना नीरज जी? अमन जी, ये लीडरशिप डिसाइड करेगी जब सारे घटकों की लीडरशिप अभिषेक जी बोलेंगे, तब वो बात करेंगे। अब एक मिनट अभिषेक जी का कमेंट ले लेते हैं। अभिषेक जी, क्या ऐसा कुछ है प्लान जो बार बार बताया जा रहा है कि दिल्ली आना चाह रहे हैं, 10 महीने बाद ये सारी चीजें होंगी, क्या पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार? आपका पक्ष, क्या पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार? अभिषेक जी, नीतीश कुमार जी ने जितना लंबा अपना राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन जिस सादगी के साथ जिया है, उनके पास प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद जी। यह बात हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार कही जी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता कभी नहीं की है। तो नीतीश कुमार जी में कैपेबिलिटी कूट कूट कर भरी हुई है और यह बात हमेशा साबित हुई है। कितनी सीटें बिहार में कितनी सीटें, कितने सांसद हैं? अकेले लड़े थे, 2 सीटें आई थी शायद, मैं गलत नहीं हूं तो। पीएम मटेरियल होना एक बात है, पीएम का उम्मीदवार होना दूसरी बात है। आज ही आप लोगों ने सवाल जब उनसे पूछा, उन्होंने उस सवाल को हंस के टाल दिया और कहा कि ये सारी बातें मत पूछिए, ये सारी बातें। अच्छा अभिषेक जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब 2013 में मोदी के चेहरे के नाम पर, विरोध के नाम पर एनडीए छोड़ा था, तो 2014 में अपने दम पर कितनी सीटें मिली थी लोकसभा की? वो क्योंकि वो पीएम मटेरियल, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, कितनी सीटें मिली थी? बस नंबर बताइएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अमन जी, हार और जीत चुनाव में लगी रहती है। कितनी सीटें मिली थी भाई? मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, कितनी मिली थी, कितनी? अगर हम सुन लीजिए ना, कितनी सीटें मिली पर आना चाहते हैं तो 2 भारतीय जनता पार्टी कभी 2 के आंकड़े पर, अच्छा 2 सीटें मिली पार्टी कभी 2 के आंकड़े पर, ठीक है, 2 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी भी रही है। जिसका क्या मतलब है कि कोई ये सोच ले कि अगर वो 2 के आंकड़े पर है तो कभी बढ़ नहीं सकता है। पीएम मटेरियल होना एक बात, पीएम का उम्मीदवार होना दूसरी बात है। 2 से 303 पहुंचने में कितने साल लगे? क्या इतने साल नीतीश जी अभी इंतजार करेंगे क्या? आप समझ नहीं रहे। अगर 2 सीटों वाली पार्टी दावा करे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये देवेगौड़ा जी के बाद सबको सपने में आता है। बताइए जी। नीतीश कुमार जी ने कभी अपनी ऐसी महत्वाकांक्षा किसी के सामने जाहिर नहीं की है, तो फिर वो नहीं है अभी, ऐसी एस्पिरेशन नहीं है अभी उनकी। भाई उन्होंने कभी अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं की है कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है किसी भी चीज में कि वो, तो उनकी प्रधानमंत्री पद में दिलचस्पी नहीं है, बस बात खत्म। अब नीरज जी ने सांस ली है, कोई उनकी प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है ना अभी।
हमेशा कहा है भाई, हम लोग कहते हैं कि उनके आप कहते हैं पीएम मटेरियल है। अमन जी, उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट किया है कि देश आपका स्वागत, देश आपका इंतजार कर रहा है। तो ये तो, और एक पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था, बिहार नहीं देश आपका स्वागत। तो लगातार वो उस ढंग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो उनके क्या प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा है अभिषेक जी? क्या पीएम पद की महत्वाकांक्षा है या नहीं है? मैंने आपको साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार जी के अंदर पीएम बनने की सारी क्वालिटीज मौजूद है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं होती है। पद से नीतीश कुमार जी नहीं जाने जाते हैं, अपनी कार्यशैली, अपनी छवि से वो जाने जाते हैं। ठीक है, ये विशाल मिश्रा बोलेंगे, फिर मैं आऊंगा। पहले विशाल मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये 2024 में वो नीतीश चेहरा होंगे, फिर राहुल जी क्या करेंगे, ममता जी क्या करेंगे? फिर देखिए, क्या राहुल ममता को कबूल होंगे नीतीश बतौर चेहरा? मतलब अमन जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने न कोई विकल्प है उनका 2024 में। यह बात आपके इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही सुनिश्चितता के साथ कह सकता हूं। इसलिए कैंडिडेट कोई भी हो वो तो तब सफल होगा जब विकल्प होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को विश्वगुरु बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, लोगों की आंखों में एक विश्वास का भाव पैदा किया है, सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। क्यों नहीं हो सकता नीतीश फेस क्योंकि ऑपोजिशन का? देखिए अमन जी, सीधी सी बात होती है, जब अल्टरनेट आपका कोई अल्टरनेट होगा तब तो अल्टरनेट बनेगा। यू आर मतलब अनअल्टरनेट है ही नहीं कोई। नवल किशोर, तो नीरज जी पहले एक मिनट नवल किशोर जी का भी कमेंट ले लेते हैं। नवल किशोर जी, क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और उनके मन में पीएम पद का लड्डू फूटा, इसलिए आप पर 440 वोट का झटका आप पर फूटा? अरे भाई, जिसको 40 गो 42 गो एमएलए रहेगा, वो प्रधानमंत्री से नीचे कम कैसे सोचेगा? वो प्रधानमंत्री के एकदम, अब राहुल गांधी के जगह पर अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, चूंकि 40-42 गो एमएलए है, अब 40-42 गो एमएलए है और वो सोचे कि हम प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इस सदी का इससे बड़ा मजाक कोई हो ही नहीं सकता है। और नरेंद्र मोदी जी से वैकेंसी होगा प्राइम मिनिस्टर के, तब न कोई सोचेगा। आरजेडी और कांग्रेस के साथ सीपीआई सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो सीटें बढ़ेंगी ना, आपके लिए चुनौती तो होगी बिहार में ना। ऐसा है भाई साहब कि एक मेज पर बुझा हुआ 10 गो दिया रख देने से भाइपर के तरह, पेट्रोमाक्स के तरह वो लाइट नहीं कर सकता है। ये सब बुझे हुए दीपक है। नहीं, इन्हीं बुझे हुए दीपकों ने सरकार बना ली थी ना सर, 2015 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बना ली थी ना, बनी थी ना सरकार। नहीं, बिहार में बना ली थी वो, मैं देश की बात कह रहा था। और बिहार में वो जो चकमा दे रहे थे, वो चकमा नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम आदमी तक, अंतिम क्षण तक मुस्तैद है। इस सोसाइटी के अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी तक जो हमने नर्सरी किया है, वो हमारे साथ है और किसी को जमीन पर पांव नहीं रखने देंगे। अच्छा ठीक है अभिषेक जी, एक ट्वीट भी मैंने दिखाया था, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश जी के लिए क्या कहा था? नीतीश सांप है और पता नहीं क्या क्या, वो सब भूल जाएंगे आप लोग, भूल गए वो ट्वीट अगर हम दिखा दे लालू प्रसाद यादव का। जी अरे हमने एक लाइन में कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में हम मिलकर लिखेंगे नहीं। वाह जी। तो आने वाले समय के बारे में हमें विचार करना है। अभी जो वर्तमान परिदृश्य है उसके विषय में विचार करना है। अतीत के पन्नों में हम जाए, बहुत सारी नीरज जी आप निकल के आएंगे हमें। जी नीरज जी क्या प्रॉब्लम क्या है नीतीश के नेतृत्व में भाई? मतलब आप लोगों को स्वीकार क्यों नहीं है नीतीश जी का नेतृत्व? क्या प्रॉब्लम क्या है नीरज जी? अमन जी देखिए, 2024 का जो चुनाव लड़ा जाएगा वो एक बड़ी विशेष परिस्थिति में लड़ा जाएगा। देश के अंदर महंगाई किस मुकाम पर पहुंच गई है आप जानते हैं, बेरोजगारी किस मुकाम पर है आप जानते हैं। नीतीश जी सक्षम नहीं है वो सारे मुद्दे उठाने में। देखिए, ये जितने प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड सेट किया है। ठीक है, जब ये प्रस्ताव 2024 में आएगा कि किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, विचार होगा। राहुल जी फिक्स नहीं है अभी। राहुल जी ने हमेशा कहा है कि वो सत्ता के लिए पब्लिक लाइफ में नहीं है। ठीक है, वो इस देश की जो मूलभूत प्रस्तावना है, जो संविधान में लिखी गई है, वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिक्स नहीं है, हो सकता है नीतीश नहीं। अमन जी गलत बात। राहुल जी फिक्स हैं। राहुल जी हमारे नेता हैं, इस देश के अकेले नेता हैं। 24 में
अगर सारा विपक्ष अभी अगर मगर आपको राहुल जी पे डाउट है, नीरज जी नहीं नहीं अमन जी, मुझे वो कन्विक्शन आपकी बातों में नजर नहीं आ रही कि अमन जी राहुल जी ही है चेहरा। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, आप कांग्रेस से हैं और आप राहुल जी पर डाउट कर रहे हैं। मुझे राहुल जी पर कन्विक्शन नहीं है, तो इससे बड़ा मजाक तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप बोलिए ना, राहुल जी चेहरा, अमन जी कहां से आ गए नीतीश जी? राहुल गांधी से अच्छा नेता इस देश में नहीं। सौ बात की एक बात,